नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर सिटी सेंटर देख रहे हैं आप। राजधानी दिल्ली की एक सड़क से ये खास शो लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं। मेरा नाम है ताबिश हुसैन। राजधानी की एक सड़क से इसलिए क्योंकि अब से कुछ दिन पहले 31 दिसंबर की रात को कंझेवाला में एक ऐसा केस हुआ जिसने सबको झंझोर कर रख दिया। यहाँ पर अंजलि नाम की एक लड़की को कार ने टक्कर मारी, उसके बाद कई किलोमीटर तक कार से उसे घसीटा गया जिसमें उसकी मौत हो गई। इस मामले में पांचों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और अब एनडीटीवी के पास इसमें कुछ अहम जानकारी सामने आई है जो इस केस के लिहाज से काफी अहम है। दिल्ली के कंझेवाला कांड पर एनडीटीवी को कुछ खास जानकारी और तथ्य मिले हैं और ये खुलासे इस केस के लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठा था कि इतनी दूरी तक पीसीआर वैन क्यों नहीं मौजूद थी, कॉल के बाद भी पीसीआर वैन क्यों नहीं आई। सूत्रों के हवाले से पुलिस रिपोर्ट की जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक 13 किलोमीटर के रूट पर 5 पीसीआर वैन तैनात थी। 5 से 6 पीसीआर कॉल हुई। चश्मदीद दीपक दहिया से पुलिस वालों ने 20 से ज्यादा बार बात की। बाद में आरोपियों को पकड़ने के लिए कुल 9 पीसीआर वैन लगे। आरोपियों को स्थानीय पुलिस भी खोज रही थी। पहली पीसीआर कॉल रात 2:18 पर हुई। दुर्घटना की शिकायत इसमें की गई। पीसीआर वैन से आरोपी को नहीं पकड़ने के पीछे कोहरे को वजह बताया गया। आरोपियों को पता था कि उन्होंने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी है। उनको पता लग गया था कि कार में कुछ अटका हुआ है। उन्होंने 2 से 3 बार कार को आगे पीछे भी किया। करीब 2.5 किलोमीटर घसीटने के बाद आरोपियों ने लड़की का हाथ देख लिया था, लेकिन रास्ते में पीसीआर वैन खड़ी देखकर उन्होंने गाड़ी को रोका नहीं। लड़की कार से छिटक कर गिर जाए इसके लिए उन्होंने 4 बार से ज्यादा यू टर्न लिए। कंझेवाला केस को अगर एक हादसा मान भी लिया जाए जिसमें लड़का या लड़की कोई भी इसकी जद में आ सकता था, तो भी दिल्ली में होती हुई घटनाएं लड़कियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। आपको दिल्ली की एक और घटना बताते हैं। यहाँ पर आदर्श नगर इलाके में एक लड़के ने एक लड़की पर 6 बार चाकू से वार किया। लड़की पहले उस लड़के को जानती थी। खबरों के मुताबिक फिर उसने दोस्ती तोड़ दी थी। लड़के ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया और गली के कोने में ले जाकर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों गली में हमलावर और लड़की जाते हुए नजर आए। गली के कोने में हुई वारदात ये और घटना 2 जनवरी की दोपहर करीब 1 बजे की है। घायल युवती बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती है और इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 21 साल की लड़की केवल पार्क एक्सटेंशन में रहती है। डीयू से बीए की पढ़ाई कर रही है। पीड़िता ने पुलिस को बयान दिया कि 4-5 साल पहले उसकी दोस्ती आरोपी युवक से हुई थी। पुलिस ने आरोपी सुखविंदर को गिरफ्तार किया है। कंझावाला घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में हालात कितने बदले हैं, इसको लेकर कल रात हौसखास इलाके में जाकर हमारी सहयोगी शिरीन त्यागी ने बात की वहां मौजूद महिलाओं से। देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ तमाम वीवीआईपी लोग रहते हैं और दिल्ली पुलिस सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा और महिलाएं कितनी सुरक्षित है, ये बड़ा सवाल हमेशा से बना रहा। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए मैं आ गई हूँ हौसखास में, जहां मैं जानूंगी कई लड़कियों से क्या उनको ये सुरक्षा और ये सुविधाएं दी जाती हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली में लड़कियों को जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए या जितनी उनको फील करानी चाहिए वो यहाँ नहीं है। एक्चुअली मैं खुद ट्रैवल करती हूँ। बीइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, आई वुड से इट्स नॉट सेफ। सेफ्टी के लिए हमारे लिए कुछ होना चाहिए, मतलब हर जगह पे ऐसा होना चाहिए, बस स्टॉप्स पे या फिर ऑटो स्टैंड्स पे कोई पुलिस बूथ या फिर पुलिस की 1-2 गाड़ी होनी चाहिए ताकि लड़कियां बैठने टाइम भी सेफ फील करे खुद को। मैम, आपके हिसाब से क्या महिलाएं दिल्ली में या कहीं भी सुरक्षित हैं? मेरे हिसाब से तो हैं। ऑन एंड ऑफ कभी कोई केस हो जाए अलग बात है। अदरवाइज मेरी अपनी बिटिया है, वो कार में जाती है आती है, कोई आज तक उसको टचवुड प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जैसे आप जानते हैं कि अभी दिल्ली में एक केस हुआ है, मॉर्निंग में ही सुना है मैंने टीवी पे। उस पे आपका क्या कहना है? तो क्या आप अब भी कहेंगे कि महिलाएं सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं, कहीं ना कोई तो कारण होगा कि वो जो केस हुआ। लेकिन मतलब जैसे मैंने इसकी बिटिया की अपनी डॉटर की फ्रेंड्स को सबको देखा है, सब देवर मतलब ऐसे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है दिल्ली में। हम ये उम्मीद करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में वृद्धि हो और दिल्ली पुलिस और सरकार महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और सुविधाओं का इंतजाम करे ताकि हर एक महिला सुरक्षित महसूस करे। हौसखास से शिरीन त्यागी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
अब खबर आपको बेंगलुरु से दिखाते हैं। बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात युवती का शव मिला है। ये शव पानी की टंकी में रखकर उसे ऊपर से सील कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक युवती की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है और इसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की वजह पता चलेगी। यशवंतपुर रेलवे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुर में 4,365 मकानों को नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। प्रशासन ने लोगों को यहां से निकलने के लिए 9 जनवरी तक की मोहलत दी है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। हल्द्वानी से हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड में हल्द्वानी कस्बे के बनफूलपुरा इलाके के करीब 50,000 लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे इस इलाके के 4,365 मकानों को अब नैनीताल हाईकोर्ट ने अवैध करार दे दिया है, जिसके बाद से यहां रहने वाले लोगों के अंदर बेचैनी है। हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है, ये पटरियां गुजरी हैं और इसके साथ में 78 एकड़ की जमीन पर रेलवे ने अपना दावा किया है और ये कहा है कि उस 78 एकड़ की जमीन पर तकरीबन 4,300 मकान बने हुए हैं जो कि अवैध है और अब इन मकानों को तोड़े जाना है। लेकिन बनभूलपुरा रातों रात नहीं बसा। ये कैसे बसा और यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं, ये जानने के लिए हम बस्ती के अंदर चलते हैं। यहाँ हमें 66 साल की शाहजहां मिली। बताती हैं कि इसी बस्ती में पैदा हुई और शादी भी यहीं हुई। अब सालों पुराने घर को अवैध ठहराए जाने से वो बदहवास हैं। ये तो इनकी जबरदस्ती है अपनी जगह मानने के लिए, समझे। इन्होंने कोई जगह यहाँ से वहां तक, वहां से फेंका हमें यहाँ को, अब यहाँ से भी हमें उठा रहे हैं तो क्यों? उनकी लाइन 3 दफे बदल गई है, अब फिर ये उठाना चाह रहे हैं तो क्यों उठाना चाह रहे हैं? बनभूलपुरा में हमें जितने लोग मिले उतने ही तरीके के उनके पास दस्तावेज। 65 साल के अयूब के पास 1960 का ये नक्शा है। ये अवैध अतिक्रमण इस मामले में अनोखा भी है कि यहाँ रेलवे की जमीन पर 4 सरकारी स्कूल, 2 पानी की टंकी और 1 सरकारी बैंक तक बन गए हैं। 60 का नक्शा है जो कि ये जो है ये रेलवे पटरी दिखाई दे रही है, ये बंजर जगह दिखाई दे रही है। उस टाइम पे ये इंदिरा नगर बसी हुई है। ये जो है खेत खलियान है, ये हमारा कब्रिस्तान है और ये बागीचे वगैरह हैं जो 1367 फसली में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि हम जहाँ पर खड़े हैं, जहाँ पर घर गिराया जाना के आदेश हुए हैं, वो कहाँ पर है? यहाँ पर वो जो है ये जिनको मकानों गिराया आना ये है, इससे ऊपर के भी हैं और ये जो है ये लैंड नंबर ये जो यहाँ पर जो है, और दूसरा ये इन सब मकानों को गिरा जाना जो पुराने खेत खलियान है जो कि सर्वे में बगीचे थे पुराने टाइम के और आज थोड़ी आबादी में तब्दील हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि जब लोग यहाँ बस रहे थे तब रेलवे कहाँ था? दरअसल बनभूलपुरा का मामला 2013 में उस वक्त उठा जब अवैध खनन के मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि रेलवे और प्रशासन संयुक्त रूप से सर्वे करके अतिक्रमण का पता लगाए। जवाब में रेलवे ने कहा कि 2.2 किलोमीटर लंबाई में अतिक्रमण है। 2017 में रेलवे ने कहा कि 4,365 मकान अवैध हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। उधर इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। अवैध ठहराए गए इस इलाके में 90% मुस्लिम आबादी है और यहाँ के स्थानीय विधायक कांग्रेस से हैं। इसके चलते विपक्षी पार्टियां सत्ता में काबिज बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहरा रही हैं। रेलवे ने किस किसान से ली या किस राजा नवाब से ली, ये सार्वजनिक करे, ये बताए सबको। ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी लकीर खींच दी जाए कि ये साहब हमारी जमीन है। दूसरी बात, जो यहाँ की सरकार है उसको इंसानियत के नाते इन लोगों की मदद करनी चाहिए।
हालांकि फरीदाबाद के खोरी गांव में इसी तरीके का अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए लोगों का पुनर्वास करने को कहा था। हल्द्वानी का ये रेलवे स्टेशन 100 साल पुराना है, तो इसी के चलते ये अतिक्रमण भी कई साल पुराना है। लेकिन अब नैनीताल हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार दे दिया है। लेकिन इस कानूनी फैसले की आड़ में प्रशासन को ये भी देखना चाहिए कि लोगों के साथ नाइंसाफी भी न हो। हल्द्वानी से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के पारसनाथ पर्वत पर जैन तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा दिए जाने के खिलाफ जैन समाज ने मुंबई में एक विशाल रैली का आयोजन किया। आजाद मैदान तक पहुंचते पहुंचते ये रैली धर्म सभा में परिवर्तित हो गई और यहां पर जैन मुनि और समाज के नेताओं ने एक स्वर में मांग की कि इसे पर्यटन स्थल से हटाकर और धार्मिक स्थल का दर्जा जो है वो दिया जाना चाहिए। मुंबई से सुनील सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई में निकली विशाल रैली। सभी की एक स्वर से मांग है कि समेत शिखर की पवित्रता बनाए रखने के लिए झारखंड की राज्य सरकार उसे पर्यटन स्थल की सूची से बाहर निकाले। जैन तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। जैन समाज नाराज है और आज मुंबई में हम देख रहे हैं एक विशाल मोर्चा जैन समाज का निकला हुआ है। जैन समाज जो कि शांतिप्रिय समाज है, अहिंसक समाज है, लेकिन वो इस बात से नाराज है कि उसका जो सबसे पवित्र धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है समेत शिखर, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। उससे वहाँ की जो पवित्रता है वो खत्म हो जाएगी। जो लोग आएंगे घूमने के लिए, अलग अलग धर्मों के भी लोग आएंगे, अलग अलग तरह के लोग आएंगे, वहाँ पे मांस मदिरा का सेवन होगा तो पवित्रता खत्म हो जाएगी। इसीलिए किसी भी हालत में उस धर्म तीर्थ स्थल की पवित्रता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि उसे पर्यटन स्थल से हटा दिया जाए, बल्कि उसे तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। झारखंड की सरकार को हम आवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको पर्यटन स्थल ना बनाए। वहाँ पे मांस मदिरा दारू ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए। वो हमारी आस्था का प्रतीक है। 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर ऐसे जो वहाँ से मोक्ष गए हैं। अगर गौतम बुद्ध के भी वहाँ पे मंदिर है, किसी को भी ना मनाए, कोई भी नहीं, चाहे पालिता ना हो, कोई भी आस्था का सब्जेक्ट हो, मैं चाहूंगा कि पर्यटक स्थल ना बनाए। वहाँ पे बताओ बाद में दारू मांस सब बिकने लग जाएगा। हम उस पर्वत पे नंगे पांव चलते हैं, इवन पानी भी नहीं पीते। 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया वहाँ से, वो हमारी जान से प्यारी है। और हमने आज तक जैन समाज ने आज तक कोई ऐसी रैली का आयोजन नहीं किया है। आपके मीडिया वालों को सारों को मालूम है, पहली बार हमारी बहुत शांतिपूर्ण रैली है। कभी भी हमने हिंसा का साथ नहीं किया, अहिंसा के हिसाब से मोक्ष मिल रहे हैं। झारखंड के पारसनाथ पर्वत पर समेत शिखर पर जैन समाज की अपार आस्था है। वो नहीं चाहते कि दूसरे लोग वहां जाकर उसे अपवित्र करें। इसलिए पर्यटन स्थल बनाए जाने के विरोध में जैन मुनि और पूरा जैन समाज सड़क पर उतरा। जो भी हो रहा है बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और ये देश के लिए, देश की संस्कृति के लिए और पूरे भारतीयों के लिए बहुत गलत है। जैन समाज कभी इस तरह से आंदोलित नहीं हुआ, हमेशा से सेवा कार्य में जुड़ा रहा है, लेकिन पहली बार इतना आंदोलित हो रहा है। इतनी नाराजगी और इतना आक्रोश क्यों? इससे आपको पता चल रहा है जैन समाज कभी सड़कों पे नहीं आता, क्यों आया है। और ये अहिंसक समाज है, पवित्र समाज है, दानवीर समाज है। आप इतना ही कल्पना कर लो जैनों की भावना कितनी ज्यादा आहत हुई है। राज्य सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है इस भावना के आपके हाथ जोड़े? सब समझेंगे, समय पे सबको समझना ही है, और नहीं समझेंगे तो इस तरह से जैनों की शांति प्रिय मार्च यात्रा चलती रहेगी। मेट्रो सिनेमा से आजाद मैदान तक निकली रैली आजाद मैदान में सभा में तब्दील हो गई। समेत शिखर को बचाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। हमारा समेत शिखर हम सबको प्राणों से भी प्यारा है। वो हमारा अहिंसा का प्रधान केंद्र है। हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं। हम किसी भी हालत में उसे पर्यटन स्थल नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने। जो जिस स्थान में शोभा देता है उसका उस रूप में संरक्षण करे। समेत शिखर जी को पर्यटक स्थल बनाने की ना जुर्रत करे। सरकार हिला देंगे, बहुत सहेलियां अपने सहेंगे, अपने अधिकार लेकर रहेंगे। जैसे अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, वैसे समेत शिखर शाश्वत तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ है, पावन तीर्थ है, और वो पवित्र नगरी घोषित होनी चाहिए। समेत शिखर हमारा है। जबकि जयपुर में एक जैन मुनि ने इसके विरोध में संथारा करते हुए प्राण त्याग दिए। एक और मुनि संथारा पर बैठे हुए हैं। आपका जो पवित्र स्थान है वो अगर पर्यटन स्थल बदल जाएगा तो उसमें पर्यटक आएंगे, आपको उस पर ऐतराज क्यों है? महावीर भगवान ने कहा है कि सभी जीव बराबर हैं और सभी कल्याण करें, लेकिन जो पर्यटन की परिभाषा वर्तमान में लागू होती है कि वहाँ हर तरह की मौज मस्ती होगी,
छोरी छोरियाँ मनमानी करेंगे, खाने पीने पर कोई बंदिश नहीं रहेगा। वहाँ नीति नियम संस्कार संस्कृति सब एक तरफ रख दिए जाते हैं, लगभग ही होता है। तो इस बात से समाज घबरा गया। जो बहुत शांत और समता में रहने वाले संत हैं, ऐसे कई संत विचलित हो गए कि क्या हो रहा है। जैन हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कारोबार से जुड़े हैं और दावा है कि देश की जीडीपी में इस समाज का बहुत बड़ा योगदान है। झारखंड सरकार के फैसले से आहत समाज कह रहा है कि सरकार उसके सब्र का इम्तहान न ले। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का आज 109वां दिन रहा और यहां पर बागपत के रास्ते राहुल गांधी आज बड़ौद पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा को खत्म करना है। ये सरकार किसान और मजदूर को डराने की है। हम डर को मिटाने की राजनीति करते हैं। 110 हो गए पर कोई थकान नहीं हुई। न मैं थका हूं, न मुझे ठंड लग रही है। हम इसलिए नहीं थके कि हमारे साथ आपका प्यार है। राहुल गांधी देश के 10 राज्यों से 47 जिलों में अब तक 3100 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। बंगाल में 8 जनवरी से गंगा सागर मेला होगा। इसमें लाखों लोगों के आने की उम्मीद है और राज्य सरकार ने इसके लिए कई इंतजाम भी किए हैं। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट आप देखिए, गंगा सागर मेला हमेशा से एक बड़ा उत्सव रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे गंगा मैया आकर सागर में मिलते हैं, तो इसीलिए इस जगह का नाम है गंगा सागर। और यहाँ पे लाखों लोग आते हैं मकर संक्रांति के पहले डुबकी लगाने के लिए। ये एक ऐसा तीर्थ का स्थान माना जाता है जहां पे लोग कहते हैं, एक कहावत है कि हर तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आने के लिए बहुत मुश्किल है। आपको नदी पार करके यहाँ तक आना पड़ता है। अब तो फिर भी लॉन्च वेसल चलते हैं ज्यादा, लेकिन इससे पहले लोगों को बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचना होता था। इसीलिए इस तीर्थ से ये कहावत जुड़ी हुई है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पहुंचे। पूरे जो इंतजाम है उसका एक औपचारिक रूप से उसका क्या तैयारी है वो सब देखने के लिए, और यहाँ पे वो आके एक हेलीपैड का भी उद्घाटन किया। हेलीपैड बनाया गया क्योंकि उनका कहना है कि उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो यात्री, जो संत साधु, जो तीर्थ यात्री यहाँ पे आएंगे, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पहुंचने आसानी से लोग पहुंच जाए, इसीलिए ये हेलीपैड बनाया गया है। सर्विस शायद इस साल नहीं शुरू होगा, लेकिन आने वाले सालों में कोई प्राइवेट कंपनी अगर चार्टर सर्विस चलाना चाहते हैं या शेड्यूल सर्विस चलाना चाहते हैं गंगा सागर तक, तो वो चला सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय सरकार है, केंद्र सरकार वो सिर्फ कुंभ को मदद करती है, वो गंगा सागर के लिए कोई मदद नहीं देते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये मांग रखी कि गंगा सागर मेला को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया जाए, ताकि फंडिंग भी इसके लिए मिले। जैसे कुंभ को सपोर्ट मिलता है, वहां पे कनेक्टिविटी बहुत आसान है, रोड है, रेलवेज है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करने के बाद यहाँ पहुंचते हैं। अब यहाँ पे लाखों लोग आने वाले हैं। बहुत सारे टॉयलेट्स बनाया गया है यात्रियों के लिए, रहने के बंदोबस्त किया गया है, घर बनाए गए हैं और पुलिस यहाँ पे तैनात किए गए हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। और अब बात दिल्ली की सर्दी की करते हैं। दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। आज सुबह न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। सुबह से कोहरे की चादर में लिपटी रही दिल्ली। धर्मशाला, नैनीताल और देहरादून से भी ज्यादा ठंडी हो गई है दिल्ली। मौसम विभाग ने दिल्ली में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक ऐसी ही हालत रहेगी। तो इसी के साथ सिटी सेंटर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे ताबिश हुसैन को दिल्ली से आप इजाज़त दीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी है।